नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 5 की क्लास कर रहे थे। आज हमारी अध्याय 5 की अंतिम क्लास है, जिसमें हम धारा 86 से लेकर धारा 89 तक का अध्ययन करेंगे और इसके बाद आने वाली क्लास अध्याय 5 के MCQ की होगी। आप उस क्लास को भी निश्चित तौर पर देखिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं धारा 86 से। धारा 86 में अधिशेष धन का विनिधान के बारे में बताया गया है। अधिशेष धन क्या होगा, तो इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा सरप्लस मनी, अर्थात जितनी आवश्यकताएं हैं वह अगर पूरी हो गई हैं और उसके बाद भी अगर धन शेष है तो वह अधिशेष धन कहलाएगा। और अधिशेष धन का विनिधान का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो अगर देखें इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या होगा, तो जो धन आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी शेष है अर्थात अधिशेष धन, उसका विनिधान अर्थात उस अधिशेष धन का इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे होगा उसके बारे में इस धारा में बताया गया है। चलिए पॉइंटों के माध्यम से इस धारा को समझने का प्रयास करते हैं। धारा 86 का पहला पॉइंट, जहां पॉइंटों की बात होती है तो वहां कई बार अधिनियम में इनको उपधारा के रूप में बताया गया है। यहाँ हम धारा 86 की उपधारा 1 इस प्रकार भी इसको संबोधित कर सकते हैं। नगर पालिका निधि के किसी लेखा शीर्ष में जमा अधिशेष धन। हमने धारा 79 जिसमें नगर पालिका निधि के बारे में बात की थी, उसमें हमने 3 प्रकार के लेखाओं को देखा था, जिसमें पहला था लेखा शीर्ष, दूसरा था अन्य लेखा शीर्ष और तीसरा हमने पढ़ा था साधारण लेखा शीर्ष। तो यहाँ बात की जा रही है कि नगर पालिका निधि का किसी भी लेखा शीर्ष में जमा अधिशेष धन, यानी इन तीनों प्रकार के लेखा शीर्षों में किसी में भी अगर धन एक्स्ट्रा जमा है अर्थात आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जो धन शेष रह जाता है वह बचा हुआ है, जिसकी नगर पालिका को तुरंत आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो धन अधिक जमा है उसकी नगर पालिका को अभी हाल फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, वह उसके पास जमा और सुरक्षित है, उसको अभी इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे धन का नगर पालिका के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नगर पालिका निधि के अन्य लेखा शीर्षों में पूर्णतः या भागतः अंतरित किए जाएंगे। अगर इस धारा को पूरा अच्छे से दोबारा समझा जाए तो यही है कि नगर पालिका निधि की किसी भी लेखा शीर्ष में जमा अधिशेष धन को जो नगर पालिका के तुरंत काम नहीं आ रहा हो उसको नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका निधि की अन्य लेखा शीर्षों में पूरा का पूरा या फिर भाग या उसका कोई अंश अंतरित कर दिया जाएगा या हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और जिस विधि से यह धन का हस्तांतरण किया जाएगा उसमें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगला पॉइंट है या उपधारा 2 है कि जिस अधिशेष धन को उपधारा 1 के अधीन अंतरित नहीं किया है उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूति या लघु बचत स्कीम में विनियोजित किया जा सकेगा या अनुसूचित बैंक में ब्याज पर जमा किया जा सकेगा। अब मान लीजिए हमने उपधारा 1 में बात की कि जो अधिशेष धन है उसको दूसरी लेखा शीर्षों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए लेखा शीर्ष में कोई धन है तो उसे अन्य लेखा शीर्ष में ट्रांसफर किया जा सकता है, और कोई अधिशेष धन अन्य लेखा शीर्ष में जमा है तो उसे साधारण लेखा शीर्ष में भी जमा किया जा सकता है। और उपधारा 2 के अंदर यहाँ दिया गया है कि अगर कोई धन उपधारा 1 के अंदर जो उपबंध दिए हैं उनके अनुसार हस्तांतरित नहीं किया गया है तो फिर उस धन को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूति अर्थात पब्लिक सिक्योरिटीज या लघु बचत स्कीम में विनियोजित किया जा सकता है या फिर उनको अनुसूचित बैंक में ब्याज पर भी जमा कराया जा सकता है। यह उपधारा 2 के अंदर दिया गया है। आगे इस धारा के कुछ पॉइंट और बाकी हैं, हम उनको देख लेते हैं। धारा 86 में अगला पॉइंट है, यदि विनिधान से उद्भूत लाभ या हानि हो तो उसे जमा या विकलित किया जा सकेगा।
इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि नगर पालिका निधि का जो अधिशेष धन होता है उसे अन्य लेखाओं में ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा हमने उपधारा 1 के अंदर पढ़ा था। लेकिन यदि आपने ट्रांसफर नहीं किया है तो फिर दूसरे उपधारा में बताया गया था कि उसको आप बैंक में जमा करा सकते हो ब्याज प्राप्त करने के लिए, या लोक प्रतिभूति आदि में इन्वेस्ट कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट है कि यदि हमने उस अधिशेष धन को इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट में हमें यदि लाभ होता है तो लाभ के रूप में जो धन प्राप्त होगा उसे हम जमा कर लेंगे, और यदि हानि हुई तो जो हानि होगी उसका हम पेमेंट कर देंगे। ऐसा धारा 86 के पॉइंट 3 में बताया है। धारा 86 में एक आप नोट डालकर यह पॉइंट लिख लीजिए कि नगर पालिका निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा अधिशेष धन को नगर पालिका निधि के सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा। जैसे हमने धारा 79 के अंदर नगर पालिका निधि को पढ़ा था, उसमें हमने 3 प्रकार के लेखाओं को देखा था, जिसमें जो पहला लेखा शीर्ष था उसमें वाणिज्यिक परियोजनाओं के बारे में बात की गई थी। तो उसी संबंध में यहाँ बात कही गई है कि नगर पालिका निधि में यदि वाणिज्यिक परियोजनाओं का कोई लेखा है और वाणिज्यिक परियोजना से संबंधित धन है और वह यदि अधिशेष धन है तो उस अधिशेष धन को साधारण लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा। ये आप पॉइंट याद रखिए कि वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा धन सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा। अगली धारा है धारा 87। धारा 87 में नगर पालिका का बजट प्राक्कलन के बारे में बताया गया है। शुरुआती अध्यायों में हमने महत्वपूर्ण परिभाषाओं में भी बजट प्राक्कलन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि बजट प्राक्कलन का उल्लेख धारा 87 में मिलता है। और आज हम धारा 87 पर पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब शुरुआत की थी तब उस समय लग रहा था कितना समय लगेगा, लेकिन आज हम धारा 87 पढ़ रहे हैं। तो धारा 87 में पहला पॉइंट या कहें उपधारा पहली है, तो इसमें बताया गया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगर पालिका की स्थापन अनुसूची तैयार करेगा। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पूर्व आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा, और जो बजट प्राक्कलन तैयार करेगा उसके साथ साथ नगर पालिका की स्थापन अनुसूची भी तैयार करेगा। इसमें अगला पॉइंट यह है कि ऐसा बजट प्राक्कलन नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा। यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जो बजट प्राक्कलन तैयार किया जाएगा उसमें नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का लेखा जोखा होगा। धारा 87 का दूसरा पॉइंट है बजट प्राक्कलन विभिन्न लेखा शीर्षों के संबंध में नगर पालिका की प्राप्त की जाने वाली आय और उपगत व्यय को पृथक पृथक वर्णित करेगा। इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि बजट प्राक्कलन में विभिन्न लेखा शीर्षों के संबंध में नगर पालिका की प्राप्त की जाने वाली आय और उपगत व्यय को पृथक पृथक लिखा जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि जब बजट प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है तो उस समय प्रत्येक लेखा के लिए प्राप्ति और व्यय का अलग अलग वर्णन करते हुए प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। अब धारा 87 में कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं जिनको हम देख लेते हैं। धारा 87 में आगे के जो पॉइंट हैं वह यह है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य सरकार जब तक अनुमोदन नहीं कर देती तब तक बजट में शामिल किन किन चीज़ों को नहीं किया जाएगा, उनकी एक लिस्ट दी गई है जिसको हम देख लेते हैं। जिसमें शामिल हैं नए पदों का सृजन या रिक्त पदों को भरना, नए यान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय, प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान, अन्य मामले जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट हों। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जब तक राज्य सरकार अनुमोदन ना करे तब तक नगर पालिका कोई नए पदों का सृजन नहीं करेगी और ना ही रिक्त पदों को भर सकती है।
और बिना सरकार के अनुमोदन के नगर पालिका किसी नए यान का क्रय भी नहीं कर सकती है, ना स्थावर संपत्ति का क्रय करेगी, और नगर पालिका किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान भी नहीं दे सकती है। और इसमें ऐसे अन्य मामले भी शामिल किए जा सकते हैं जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। आगे हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि बजट प्राक्कलन उन दरों को वर्णित करेगा जिन पर अगले वर्ष नगर पालिका कर और उपकर लेगी। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, उस बजट प्राक्कलन में उन दरों को भी लिखा जाएगा कि अगले साल अर्थात आने वाले वित्तीय वर्ष में हम किस दर से टैक्स का कलेक्शन करेंगे, टैक्स की रेट क्या रखी जाएगी, और उसको हम बजट प्राक्कलन में लिखेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा, अर्थात जो धनराशि आने वाले वित्तीय वर्ष में नगर पालिका द्वारा उधार ली जानी है, उनका उल्लेख भी बजट प्राक्कलन में किया जाएगा। पांचवा पॉइंट अपना हो जाएगा कि अध्यक्ष से यहाँ तात्पर्य है नगर पालिका का अध्यक्ष, जो नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष पद के नाम से जाना जाता है, नगर परिषद में वह उपसभापति और नगर निगम में वह मेयर होता है। तो उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी से पहले की तारीख जो कार्यपालक समिति द्वारा तय की जाए और उस तारीख को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा पारित किया जाएगा। इस पॉइंट का यदि अर्थ हम समझें तो इसमें यह लिखा है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष होगा वह प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी से पहले की तारीख जिसे कार्यपालक समिति द्वारा तय किया जाएगा, अर्थात जो कार्यपालक समिति है जिसका उल्लेख हमने धारा 55 के अंदर पढ़ा था, वह कार्यपालक समिति एक तारीख निर्धारित करेगी और वह तारीख 31 जनवरी से पहले की होनी चाहिए। तो उस तारीख को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाएगा। और बजट प्राक्कलन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? तो वह नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा उस बजट को पारित कर लिया जाएगा। इन तारीखों को आप याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पेपर में बन सकते हैं। छठवां पॉइंट हो जाएगा अपना उपबंध में विहित आधार पर बजट प्राक्कलन तैयार, प्रस्तुत और अंगीकृत किया जाएगा, अर्थात जो उपबंध और नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर ही बजट प्राक्कलन को तैयार किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और अंगीकृत किया जाएगा। और हमारा इस धारा का अंतिम पॉइंट है कि धारा 74 की उपधारा 1 के अधीन तैयार वार्षिक तालिका। हमने धारा 74 में पढ़ा था कि स्थावर संपत्तियों की एक तालिका तैयार की जाएगी और मानचित्र मेंटेन या संधारित किया जाएगा। तो यह वही धारा है, धारा 74। तो धारा 74 के अधीन वार्षिक तालिका और धारा 150 के अधीन वार्षिक विवरण। धारा 150 में वार्षिक विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें कई सारे विवरणों को समाहित किया जाता है, जिनमें एक विवरण यह भी है कि साल के अंत में कितनी राशि नगर पालिका द्वारा इन्वेस्ट की गई है। और इसी प्रकार के अन्य चीजों को भी धारा 150 के अंदर शामिल करके विवरण तैयार किया जाता है। तो जो वार्षिक तालिका है उसको और 150 के अधीन और धारा 150 के अधीन वार्षिक विवरण को बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि जो हम बजट प्राक्कलन पेश कर रहे हैं उस बजट प्राक्कलन के साथ एक तो धारा 74 के अधीन वार्षिक तालिका को और धारा 150 के अधीन वार्षिक विवरण को दोनों को संलग्न किया जाएगा। हमारी धारा 87 यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट धारा हम 88 पढ़ेंगे। अगली धारा हम देखेंगे धारा 88। धारा 88 में बताया गया है नगर पालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी। नगर पालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी के बारे में बताया गया है। इसमें हम निम्न पॉइंटों के माध्यम से धारा को समझने का प्रयास करते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने टुकड़ों में इसको तोड़ दिया है, जिससे हम इसे आसानी से समझ पाएं। नगर पालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और 15 फरवरी तक आवश्यक परिवर्तन करके अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंगीकृत करेगी।
अर्थात मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जो बजट प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और उस बजट प्राक्कलन पर नगरपालिका विचार करेगी। और जैसे हमने पिछली धारा में पढ़ा था कि 15 फरवरी तक बजट पारित करना होता है, तो 15 फरवरी तक जो भी नगरपालिका को आवश्यक लगे उन परिवर्तनों को करके वह उस बजट को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंगीकृत कर लेगी, अंगीकार कर लेगी या पारित कर देगी। आगे देखते हैं, जब बजट को अंगीकृत कर लिया जाएगा या पारित कर दिया जाएगा, उसके बाद उसकी प्रति निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। तो जब बजट पारित हो जाएगा नगरपालिका का, तो उसकी एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। और इसके बाद यदि राज्य सरकार की राय में नगरपालिका हित में बजट प्राक्कलन में परिवर्तन करना आवश्यक है, तो परिवर्तन के लिए नगरपालिका को निर्दिष्ट करेगी और ऐसे निर्देश नगरपालिका के लिए बाध्यकारी होंगे। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि जब निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से बजट की एक कॉपी राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई और राज्य सरकार जब उस पर विचार करेगी और राज्य सरकार को यदि लगे कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलन में परिवर्तन करना आवश्यक है, तो वह राज्य सरकार नगरपालिका को निर्देश दे सकती है और जो निर्देश परिवर्तन के लिए दिए जाएंगे वह नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे, अर्थात नगरपालिका को वो परिवर्तन करने ही पड़ेंगे। इस प्रकार हमने धारा 88 को अच्छे से समझा। एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करें तो यही है कि नगरपालिका सबसे पहले बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और विचार करने पर यदि उसे लगे कि कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वह उन परिवर्तनों को करेगी और 15 फरवरी तक बजट को पारित कर देगी। और जब बजट पारित हो जाएगा तो उसकी एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और फिर जब राज्य सरकार उस नगरपालिका के बजट पर विचार करती है और वह पाती है कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलन में परिवर्तन करना आवश्यक है, तो वह राज्य सरकार नगरपालिका को निर्देश देगी और ऐसे निर्देश नगरपालिका के लिए बाध्यकारी होंगे। धारा 88 के अंदर यही दिया गया है। अगली धारा 89 जो इस अध्याय की अंतिम धारा है उसका हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। अगली धारा है धारा 89। धारा 89 के अंदर बताया गया है बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, अर्थात नगरपालिका अपने बजट में अनुदानों को परिवर्तित कर सकती है। नगरपालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर पॉइंट का किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका के बजट में यदि किसी कार्य विशेष के लिए कोई राशि निर्धारित की गई है, कोई राशि अनुमोदित की गई है, तो उस राशि को नगरपालिका बढ़ा सकेगी। ऐसा पॉइंट का में दिया गया है। अगला पॉइंट है खा, उक्त वर्ष के दौरान किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त अनुदान बजट में कर सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि मान लीजिए उस वित्तीय वर्ष में कोई अप्रत्याशित खर्चा आ जाता है या कोई आकस्मिक सिचुएशन आ जाती है जिस कारण उसके प्रयोजन के लिए कुछ धन की आवश्यकता हो, तो नगरपालिका बजट में अतिरिक्त अनुदान कर सकती है। अगला पॉइंट है गा, किसी एक शीर्ष के अधीन बजट को या उसके किसी भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान में अंतरित कर सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका बजट में किसी कार्य विशेष के लिए निर्धारित राशि को किसी दूसरे कार्य के लिए अंतरित या हस्तांतरित कर सकती है। तो यही हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि एक शीर्ष के अधीन जो बजट है, तो या तो उस बजट संपूर्ण बजट को या उसके किसी भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान में अंतरित अर्थात हस्तांतरित कर सकेगी। और लास्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा भी सकेगी, अर्थात बजट में जो राशि किसी कार्य विशेष के लिए निर्धारित की गई है उसकी राशि को नगरपालिका घटा भी सकती है। अब नोट डाल के लास्ट पॉइंट आप यह लिख लीजिए कि इन सभी कार्यों के लिए जो हमने अभी पढ़े हैं, इन सभी कार्यों के लिए वित्त समिति की सिफारिश की आवश्यकता होगी, अर्थात वित्त समिति की सिफारिश के बिना कुछ नहीं किया जाएगा। आप इस पॉइंट को याद रखना। आज अध्याय 5 की 3 क्लासेज जो हमने की थी
वह तीनों समाप्त हो चुकी हैं। अध्याय 5 आपका समाप्त हो गया है। अब अगली क्लास अध्याय 5 की MCQ की होगी। आज की क्लास का रिवीजन नहीं करा रहे हैं हम लास्ट में। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में MCQ प्रश्नों के साथ साथ पूरे अध्याय 5 का रिवीजन भी हो जाएगा। हम प्रश्नों की व्याख्या के साथ साथ सभी धाराओं का रिवीजन कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।